किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का संख्या बल अगर बढ़ता है, मतलब उसके नंबर बढ़ते हैं सदन में, तो माना जाता है कि आम आदमी के मुद्दे अब संसद में ज्यादा उठेंगे। विपक्ष का काम ही यही है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि यहां का विपक्ष अपने बढ़े हुए संख्या बल यानी नंबर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने और हंगामा करने में इस्तेमाल करता दिख रहा है। और मुद्दा नहीं मिल रहा है तो आए बाएं साएं बोलकर हंगामा कर रहा है। कल के बजट ने तो लगता है सिर्फ विपक्ष के अरमान ही नहीं तोड़े, बल्कि उसे और डिरेल कर दिया है। विपक्ष क्या मुद्दा उठा रहा है, या यूं कहिए कि किन विषयों को मुद्दा बना रहा है, कैसे भ्रम की पॉलिटिक्स चरम पर ले जा रहा है, यह देखकर समझ नहीं आता कि माथा पीटे की क्या करें। अब विपक्ष की हालत देखिए कि कल से आज तक में विपक्ष का फोकस ही क्लियर नहीं है बॉस। पहले इन्होंने कहा कि मोदी किसी को खुश नहीं कर पाएंगे, सरकार गिर जाएगी। अब कह रहे हैं मोदी ने तो सिर्फ 2 लोगों को खुश करके सरकार बचाई। पहले बोले मोदी ने बेकार बजट दिया देश को, फिर बोले कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कॉपी करके बजट बनाया। तो फिर बेकार कैसे, यानी आपका मैनिफेस्टो बेकार था। कभी बोले दिल्ली में कांग्रेस बोली कि बिहार को सब दे दिया, और पटना में कांग्रेस बोल रही है कि बिहार को तो कुछ नहीं मिला। अरे मन तो बनाओ, दिल्ली में कुछ सब दे दिया और पटना में बोल रहे हो कि कुछ नहीं मिला। कभी बोल रहे हैं कि विपक्ष शासित राज्यों को कुछ नहीं दिया, कभी बोल रहे हैं कि विपक्ष शासित राज्यों का नाम नहीं लिया बजट में। मतलब 3 इडियट फिल्म का वो प्रोफेसर नहीं था जो पूछता है कि कहना क्या चाहते हो। वही वाला हाल पब्लिक को लग रहा है इन लोगों का कि क्या कहना चाह रहे हो भाई। इंडी गठबंधन के विरोध का लेवल देखिए कि अब विरोध इस बात का कर रहे हैं ये लोग कि बजट में किस किस राज्य का नाम नहीं लिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये विपक्ष के नेता नहीं बल्कि बारात में शामिल वो फूफा हैं जो इस बात पे नाराज हो गए कि शादी के कार्ड में उनका नाम क्यों नहीं लिखा गया। ये तो लिख दिया गया शादी के कार्ड में कि मेरे मामा की शादी में जलूल जलूल आना, लेकिन मेरा नाम नहीं लिखा, इसी पे नाराज है। और ये वही लोग हैं जो अभी यूपी में नाम पूछे जाने का विरोध कर रहे थे। तब इनको नाम नहीं, काम से मतलब था कि नाम क्या जानना है जी, कांवड़िए को बोलो जहां मन वहां बैठ के खाए। आज इनको नाम की इतनी चिंता हो गई कि राज्य में सारी योजनाएं लागू भी हो रही हैं, तो भी हंगामा इस बात पर है कि बजट में हमारा नाम क्यों नहीं लिया हमारे राज्य का। खैर, नाम नहीं लेने वाले आरोप का भी पूरा सच बताऊंगा। इनके राज्यों को कुछ नहीं दिया, 2 राज्यों को सब दे दिया, इसका भी फैक्ट्स के साथ अभी सच बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि आज संसद में कैसे हंगामा हुआ। बजट का विरोध करते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब पहुंचे हुए थे, अलग अलग राज्यों के सांसद रहे। इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारे लगाए। एक बार बजट के खिलाफ जो ये प्रदर्शन हुआ है वो भी देख लीजिए, फिर बताता हूं कि संसद के अंदर क्या हुआ आज। समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। डिमांड तो आपने देखा है, ये देश का बजट नहीं है, बजट देश का होता है। बजट सरकार बचाने के लिए नहीं होता है, कुर्सी बचाने के लिए नहीं। ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। अभी आपको जब फैक्ट्स बताऊंगा तो आपके मन में भी सवाल आएगा कि बॉस, इस देश का विपक्ष किस लेवल पे जा रहा है। ये लोग सच बोलेंगे कभी या नहीं बोलेंगे। लेकिन पहले यह देखिए कि इंडी गठबंधन ने आज संसद परिसर के गेट पे प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से विवाद भी हो गया। कई सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से इस बात की शिकायत की
कहा कि ये लोग मुख्य दरवाजे पे सांसदों को रोक रहे हैं भाई। लोकसभा स्पीकर ने इस बात पे नाराजगी भी जताई, कहा कि यह विरोध नियोजित तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ सांसदों ने उन्हें लिखित में बताया कि संसद के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों ने उन्हें अंदर आने से रोका। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि उनसे भी कुछ सांसदों ने इसी प्रकार की शिकायत की है। विरोध का यह तरीका सही नहीं। जो प्रश्नकाल जनता के मुद्दे उठाने का मौका होता है और जो विपक्ष जनता की आवाज माना जाता है, वही विपक्ष प्रश्नकाल में भी हंगामा करता रहा बॉस। लोकसभा में विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान नारेबाजी की। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान न सत्ता पक्ष न विपक्ष किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ प्रश्नकाल चलेगा, लेकिन हंगामा चलता रहा। राज्यसभा में भी आज बजट को लेकर इतना हंगामा हुआ और उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में तरीका यह है कि वहां संख्या बल थोड़ा ज्यादा है तो वहां हंगामा करते रहो कंटिन्यूअसली। पीएम बोल रहे थे, उस दौरान भी हुआ। राज्यसभा में संख्या बल थोड़ा कम है तो हंगामा करो और वॉकआउट कर जाओ। ये कौन सा सदन चल रहा है भाई, समझ ही भी नहीं आ रहा विपक्ष कर क्या रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से आज सवाल किया, आरोप लगाया कि बजट में विपक्ष के राज्यों को कुछ नहीं दिया गया। बजट पर बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री को माताजी तक कह दिया भाई। इस पर सभापति ने कहा कि आप माताजी कह रहे हैं, वो तो आपकी बेटी जैसी हैं। देखिए राज्यसभा में क्या हुआ है। बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना मान्य खड़गे जिलेबी। एक सेकंड, हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडेम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी लिए माताजी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो खड़गे साहब ने निर्मला सीतारमण को माताजी बोल दी। इंडी गठबंधन बजट को लेकर जो पॉलिटिक्स कर रहा है ना बॉस, उसमें अब नाम पर भी सियासत शुरू हो गई। जैसे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं आया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने पूछा कि क्या बजट में एक बार भी महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को कुछ देने की बात तो भूल जाइए, बजट में नाम भी नहीं लिया गया। तो कुल मिलाकर विपक्ष की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बजट भाषण में उनके राज्यों के नाम तक नहीं लिए गए। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर वित्त मंत्री का जवाब बताऊंगा और फैक्ट्स दिखाऊंगा। In her entire 1 hour and 40 minutes budget speech, he has not even spelled some of the major states, including Maharashtra, Haryana, Jharkhand, Uttar Pradesh. That is why we are mentioning that. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने जिन राज्यों के नाम लिए उनमें से ज्यादातर में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार है, लेकिन वो राज्य तो कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन कांग्रेस अपनी अजब पॉलिटिक्स खेल रही है। इसी पर आज राज्यसभा में वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। लेकिन जब वित्त मंत्री ने जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष ने शेम शेम के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। ना इनको प्रधानमंत्री का भाषण सुनना है, ना इनको वित्त मंत्री का जवाब सुनना है। ये सिर्फ सदन में आएंगे, ये बोलेंगे, ये जो हंगामा करना चाहें करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। तो किस बात का सवाल पूछते हो आप बॉस, जब आपको जवाब ही नहीं सुनना है? कौन बात का सवाल पूछते हो जब आपको वॉकआउट कर जाना है? सुन तो लेते, जवाब क्या दे रही हैं? वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष में सच सुनने की हिम्मत ही नहीं है। उन्होंने तो अभी बोलना भी शुरू नहीं किया, उससे पहले ही विपक्ष सदन छोड़कर भाग रहा है। सुनिए राज्यसभा में क्या बोला वित्त मंत्री ने। Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want. बजट भाषण में राज्यों के नाम न लेने के आरोप पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुस्सा भी जाहिर किया और उन्होंने हैरानी भी जताई कि विपक्ष किस तरह का लॉजिक दे रहा है। वित्त मंत्री ने विपक्ष को चैलेंज दिया कि वो अपने बजट भाषण निकाल लें। क्या वो सारे राज्यों के नाम लेते थे जब वो बजट पेश करते थे? एक बार सुनिए वित्त मंत्री। This is a deliberate attempt of
the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को उदाहरण देकर भी समझाया। वित्त मंत्री ने कहा कि हर बजट में आपको हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। निर्मला सीतारमण ने कहा कि उदाहरण के लिए 1 फरवरी को वोट ऑफ अकाउंट बजट पेश किया गया था और फिर कल पूर्ण बजट पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने कई राज्यों का नाम नहीं लिया। निर्मला सीतारमण ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, कहा कि 1 फरवरी और कल के बजट में उन्होंने महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ा फैसला किया था कि महाराष्ट्र में वडावन में एक पोर्ट स्थापित किया जाए। क्या इस पर आप कहेंगे कि महाराष्ट्र को मैंने बजट में नजरअंदाज किया क्योंकि मैंने महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया? 76,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए इस प्रोजेक्ट को दिए गए, जबकि महाराष्ट्र का नाम ना फरवरी के बजट में लिया गया ना कल के बजट में लिया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने महाराष्ट्र की अनदेखी कर दी। वित्त मंत्री ने बताया कि ऐसे कई राज्य हैं जहां हमने बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने विपक्ष से पूछा कि बजट में राज्यों का नाम नहीं लिया तो क्या इससे बजट में जो स्कीम लाई गई है वो उन राज्यों में लागू नहीं होगी क्या? मतलब ये वही हिसाब है कि अगर शादी के कार्ड में जितने रिश्तेदारों के नाम है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, बाकी को रहने के लिए जगह, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम या दूसरे इंतजाम नहीं किए गए हैं क्या? या वो परिवार का हिस्सा नहीं रह गया अगर कार्ड में नाम नहीं लिखा है तो? गजब हिसाब है। मतलब बजट के विरोध के नाम पर इंडी गठबंधन कुछ भी तर्क दे रहा है, कुछ भी। और वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने के लिए जानबूझकर इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रही है कि देखिए देखिए बजट में आपके राज्य का नाम नहीं है, आपको कुछ मिला नहीं। मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो 11 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे वो क्या सिर्फ 2 राज्यों पे खर्च होंगे क्या? एक बार किरण रिजिजू को सुनिए, फिर आपको बताता हूं बजट पर सवाल उठाकर टीएमसी कैसे फंस गई। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? बजट पर पॉलिटिक्स का हाल देखकर आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि क्या वाकई में बजट भाषण में जिन राज्यों का नाम नहीं लिया जाता उन्हें कुछ नहीं मिलता? और क्या कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान बजट भाषण में हर राज्य का नाम लिया जाता था? हमने यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्री के भाषणों की कॉपी को चेक किया और यह देखा कि क्या तब के वित्त मंत्री सब राज्यों का नाम लेते थे क्या? जैसे साल 2004 का बजट तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेश किया था और उस बजट भाषण में छत्तीसगढ़, केरल, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नाम का जिक्र नहीं हुआ था। तो क्या यूपीए की सरकार ने इन राज्यों के लिए कुछ नहीं किया? साल 2005 के बजट भाषण में छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम नहीं था। साल 2006 के बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा का नाम नहीं था। साल 2007 के बजट भाषण में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ का नाम नहीं था। साल 2008 के बजट भाषण में झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम नहीं था। साल 2009 के बजट में जो प्रणब मुखर्जी ने पेश किया था उनके भाषण में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का नाम नहीं था। साल 2010 में बजट भाषण में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का नाम नहीं था। इसी तरह हर बजट भाषण में कई राज्यों के नाम नहीं होते जिनका जिक्र भाषण में नहीं होता। तो क्या मान लें कि यूपीए ने अपने बजट भाषण में इन राज्यों का नाम नहीं लिया तो इन राज्यों को साइड कर दिया था, इनकी अनदेखी कर दी थी, इन राज्यों में कोई योजना नहीं लागू हुई थी यूपीए के जमाने में? कैसी बात कर रहे हैं बॉस ये लोग? इनको सब पता है कि क्या होता है नहीं होता है, ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज वित्त मंत्री ने कांग्रेस को चैलेंज दिया कि बॉस अपने समय का बजट भाषण उठाओ और देख लो। विपक्ष की नाम वाली पॉलिटिक्स का सच क्या है वो तो आपने देख लिया। बजट को लेकर जो एक और आरोप लगाया जा रहा है कि सारा पैसा बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया, सारा पैसा बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया। यह देश का बजट नहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट बताया जा रहा है। इस आरोप की सच्चाई भी आपको बताता हूं और बेसिक सी बात अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके आरोप में कितना बड़ा छेद है। अगर आप देखेंगे कुल बजट
जो पेश किया गया उस कुल बजट की राशि कितनी है? कल वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया वो 48 लाख करोड़ से ज्यादा का है, 48 लाख करोड़ से ज्यादा का, 48.21 लाख करोड़ का बजट कल वित्त मंत्री ने पेश किया है। बजट भाषण में जो घोषणा है, जो बजट भाषण में बिहार का जिक्र हुआ और आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ, उसका सिर्फ ले रहा हूं। बिहार के लिए क्या बोला उन्होंने? बिहार के लिए कहा 59,000 करोड़, ठीक है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के लिए कहा 15,000 करोड़, ठीक है, मान लिया, ये उन्होंने कहा। इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल बैठता है 74,000 करोड़। अब किसी को भी, ये तो बेसिक मैथ्स किसी को भी समझ में आएगा कि अगर 48 लाख करोड़ का बजट है और बजट भाषण में जो जिक्र किया गया है जिसपे लोग छाती पीट रहे हैं 74,000 करोड़ बैठता है, 74,000 करोड़, तो बॉस बाकी का 47 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा की जो रकम है वो हवा में चली गई। अगर बिहार और आंध्र प्रदेश को खाली बजट का हिस्सा दे दिया गया है तो 48 लाख करोड़ क्या बिहार और आंध्र प्रदेश को गया हुआ दिख रहा है? ये जो टोटल आप देख रहे हैं बिहार और आंध्र प्रदेश का जो जिक्र हुआ है ये कुल बजट का 1.53% है, 1%, 1.5% है। क्या बात कर रहे हैं? इन लोगों को पता नहीं है सब? ये तो बेसिक सी बात, कोई भी कैलकुलेशन करेगा दिख जाएगा कि सब बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला है। अच्छा, अब देखिए, ये तो बेसिक कैलकुलेशन बताया। अब आपको फैक्ट्स बताता हूं। बजट को लेकर इंडी गठबंधन का झूठ भी सीधे सीधे पकड़ा जा रहा है। आप इस बार के बजट आंकड़े देखिए, बजट में किस राज्य को कितने रुपए दिए गए हैं आप खुद देखिए। पिछली बार की तरह सबसे ज्यादा पैसा इस बार भी बजट में यूपी को दिया गया। यूपी को इस बार के बजट में 2,23,000 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। तो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी का नाम तो छोड़िए, यूपी को पैसा ढेले भर का नहीं मिला, राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, 2,23,000 करोड़ रुपए यूपी को मिले। और चूंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है भाई, उसको मिल रहा है, इतनी आबादी है तो उसको ही नहीं मिलेगा और किसको मिलेगा? दूसरे नंबर पर बिहार है जिसे 1,25,444 करोड़ रुपए मिले। यानी बजट भाषण में जो घोषणा थी उसके अलावा भी पैसा बिहार को मिला है। तो विपक्ष इसका मतलब ठीक से छाती पीट नहीं रहा है, वहां भी उनका होमवर्क कमजोर है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जिसे 97,906 करोड़ रुपए मिले हैं। चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बजट उस पश्चिम बंगाल को दिया गया है जिसके लोग कह रहे हैं कि बंगाल को कुछ नहीं मिला। बंगाल को इस बार के बजट में 93,827 करोड़ रुपए दिए गए। पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र को 78,786 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके लिए उद्धव ठाकरे के बेटे और उनकी पार्टी के नेता संजय राउत कह रहे थे कि महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। छठे नंबर पर राजस्थान को 75,156 करोड़ रुपए मिले हैं। सातवें नंबर पर ओडिशा को 56,476 करोड़ रुपए मिले हैं। आठवें नंबर पर तमिलनाडु को, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उसे 50,873 करोड़ रुपए मिले। नौवें नंबर पर जाकर आंध्र प्रदेश का नंबर आ रहा है, जिसको कह रहे हैं कि भाई ये तो बिहार और आंध्र प्रदेश की सरकार चल रही है। आंध्र प्रदेश 9वें नंबर पर है, उसे 50,474 करोड़ रुपए मिले। और 10वें नंबर पर कांग्रेस शासित कर्नाटक है जिसे 45,485 करोड़ रुपए दिए गए। यानी टॉप 10 में कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, ममता बनर्जी का बंगाल भी है। और 11वें नंबर पर वो गुजरात है जिसे नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश बताया जाता है और है भी, उसे 43,378 करोड़ रुपए मिले। यानी अगर नरेंद्र मोदी फेवर कर रहे होते तो गुजरात को कर्नाटक से ज्यादा देते ना, कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर 58,000 करोड़ रुपए दिए गए। तो जो दिल्ली वाले भाई साहब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली को कुछ नहीं मिला, दिल्ली को कुछ नहीं मिला, दिल्ली को भी मिला है। और आप ये मत सोचिए कि इन लोगों को ये सब बातें पता नहीं है, ये फैक्ट्स पता नहीं है। इनमें से ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो केंद्र में सरकार का हिस्सा रहे हैं। इनको सब पता है बॉस कि पैसा हर राज्य को मिला है। इनको सब पता है बॉस कि हर बजट भाषण में सारे राज्यों का नाम नहीं आता। लेकिन बावजूद इसके ये लोग ये माहौल अगर बना रहे हैं, ये झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये बजट ऐसा है कि इन लोगों को विरोध करने का कोई कायदे की वजह नहीं मिल रही, इसलिए आए बाएं साएं आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, बजट में राज्यों को किस तरह और कितना फंड मिलता है उसकी तुलना करके आपको दिखाता हूं यूपीए और एनडीए का।
बजट में जो फंड मिलता है, जरा उसका हिसाब देख लीजिए आप, किसको कितना मिलता है। टॉप 5 अगर आप देखिएगा, टॉप 5 जो राज्य, अगर आप 2012 में देखिए जब यूपीए की सरकार थी, और 2024 में देखिए कि टॉप 5 में कौन से राज्य थे। नंबर 1 2012 में तब भी उत्तर प्रदेश था। क्यों दे रहे थे बॉस? उसके बाद बिहार, तब भी बिहार नंबर 2 पे था। नंबर 3 पर था बंगाल, चौथे पर मध्य प्रदेश और 5वें पे आंध्र प्रदेश था। अब जरा 2024 के टॉप 5 राज्य देखते हैं जिन्हें फंड एलोकेट हुआ है। नंबर 1 पर फिर यूपी है। तो बॉस आपने और उनमें क्या फर्क है? बड़ा राज्य है, आपने दिया, इन्होंने भी दिया। नंबर 2 पर आपके समय भी बिहार था, इस समय भी बिहार है, तो क्या बिहार के लिए अलग कर दिया भाई? नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है, पिछले बार मध्य प्रदेश उस समय 4 पे होता था। बंगाल 3 पे था, इस बार बंगाल 4 पे आ गया। ऐसा तो नहीं है कि टॉप 5 से बाहर हो गया। और 5वें नंबर पर इस बार महाराष्ट्र है। और जिस आंध्र प्रदेश को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, जिसे आपने 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा बजट दे रखा था यूपीए के जमाने में, वो आंध्र प्रदेश इस बार 9वें नंबर पर है बॉस, 9th नंबर पे। तो कैसे नरेंद्र मोदी ने सब बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया? आप आंध्र प्रदेश को 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा देते थे, नरेंद्र मोदी ने 9वें नंबर पे दिया है। तो ये कैसे मजबूरी की सरकार चल रही है? मजबूरी का बजट है, गठबंधन वाला बजट है, सरकार बचाने वाला बजट है। आपने बिहार को नंबर 2 पर सबसे ज्यादा पैसा दिया, नरेंद्र मोदी ने बिहार को सबसे ज्यादा नंबर 2 पर पैसा दिया सरकार ने बजट में। मैं कह रहा हूं ना, इन लोगों को सब पता है, लेकिन आखिरी बार कब सच बोलकर नरेंद्र मोदी का ये लोग विरोध किए थे याद नहीं आता। इन आंकड़ों से साफ है कि बजट को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कोई दम नहीं। इसलिए आज पीएम मोदी ने बजट पर हो रही राजनीति के बीच इशारों में विपक्ष को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि कृषि हो या ग्रामीण विकास, इन्वेस्टमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार ने बजट के जरिए देश के चौतरफा विकास को एक नई गति देने का प्रयास किया। देश भर के युवा साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसकी स्पष्ट झलक कल के बजट में देखने को मिली। विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए हम उन्हें अवसर देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विकसित भारत वाला बजट सबके लिए विकास सुनिश्चित करेगा, साथ ही यह भी तय करेगा कि विकास का फायदा गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि जो बजट उन्होंने पेश किया वो सबके कल्याण के लिए है, ये कोई 1 या 2 राज्य के लिए नहीं, देश के विकास के लिए। कांग्रेस कैसे झूठ और भ्रम की पॉलिटिक्स करती चली जा रही है, इसका एक और उदाहरण देखिए। बिहार में आज विधानसभा सत्र के लिए पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने हाथ में मंजीरा बजाया, जिसे झाल भी कहते हैं। कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया कि बजट में तो बिहार को कुछ मिला ही नहीं, जबकि बिहार के दम पर केंद्र की सरकार चल रही है। जबकि इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस दिल्ली में आरोप लगा रही है कि बजट में सब कुछ बिहार को दे दिया। मतलब यहां दिल्ली में कांग्रेस कह रही है कि सब बिहार को दे दिया, बिहार में कांग्रेस कह रही है झाल बजा बजा के कि बिहार को कुछ नहीं मिला। अरे बॉस, क्या पॉलिटिक्स कर रहे हो आप लोग? या तो दिल्ली वाले झूठ बोल रहे हैं या बिहार वाले झूठ बोल रहे हैं। और इसी तरह की चीज आरजेडी भी कर रही है। बिहार में आज कांग्रेस विधायकों ने कैसे मंजीरा बजाया और क्या विरोध किया, देखिए जरा एक बार। हो रामा बिहार को कुछो नहीं मिला, हो रामा विषय सड़क दर्जा खत्म हो गया, हो रामा कुछो नहीं मिला। बिहार का जो डिमांड है, जो बिहार के मुख्यमंत्री का और जेडीयू का एक डिमांड था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो उसमें उनको मिला क्या है? कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। ना सर क्या होगा, बिहार गरीब राज्य है, गरीबों यहाँ ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। यहाँ कौन सी है? न कल है, न कारखाना, न फैक्ट्री है, यहाँ बालू और पानी है, और क्या है? इधर किसानों के मुद्दे पर इंडी गठबंधन का एक और झूठ आज सामने आ गया। आज कुछ किसान नेताओं को कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मिलने के लिए बुलाया है। संसद में राहुल गांधी के दफ्तर में यह मुलाकात होनी थी, लेकिन किसानों से मुलाकात होने से पहले ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री किसानों को संसद आने से रोक रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी को, फिर इस आरोप की भी सच्चाई बताऊंगा।
हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बाहर मिल लेंगे। कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। अब इस देश में यही काम रह गया, ये बोलें कुछ भी और उसके बाद फैक्ट बताते चलिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसान होने की वजह से प्रधानमंत्री उन्हें संसद नहीं जाने दे रहे। राहुल का यह आरोप कितना सही और कितना गलत है वो आप तस्वीर में देख लीजिए। यह तस्वीर है राहुल गांधी और किसानों के बीच मुलाकात की और यह मुलाकात संसद के अंदर हुई। यह बात खुद किसानों ने बताई। जब किसान संसद भवन पहुंचे तो सभी का पास बनाया गया और उसके बाद अंदर जाने दिया गया। आपको किसानों का बनाया हुआ वीडियो दिखाता हूं जिसमें किसान खुद सारी सच्चाई बता रहे हैं और राहुल गांधी के आरोप की पोल खोल रहे हैं। हम लोग यहाँ अंदर आ गए, पार्लियामेंट के यहाँ सभी लीडर हैं, तो इधर भी आप देख सकते हैं लीडर्स हैं। तो हमारे पास बन रहे हैं, तो हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी जी से। बस क्या इस तरह की पॉलिटिक्स चलेगी अब अगले साल, अगले 5 साल? झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ हर चीज में। यानी यहां भी राहुल गांधी का नैरेटिव फेक दिख रहा है। हर बात को सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ देना है। अजब ही चीज चल रही है। शायद राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी दिन भर यही देखते हैं कि कौन संसद में आ रहा है, कौन किससे मिलने जा रहा है। अरे प्रोटोकॉल होता है बॉस, उसी हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, बाद में खुद कह रहे हैं कि कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, इस वजह से जो है वो दिल मिलने में देरी। सुनिए राहुल गांधी। आप हमेशा से किसान और यूथ की आवाज उठाते रहे, लगता है आपको कि ये एक रोकने की कोशिश की जा रही है आपकी मांग को? नहीं, टेक्निकल इशू भी हो सकता है, पता नहीं। किसानों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने फिर से एमएसपी का मुद्दा उठा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिल सकती है और कहा कि वो इस मुद्दे पर इंडी गठबंधन के बाकी दलों से चर्चा करेंगे। यानी अभी तक इंडी गठबंधन के दलों से लीगल गारंटी के साथ एमएसपी देने पर कोई चर्चा तक नहीं की गई। जबकि चुनाव से पहले राहुल गांधी कहा करते थे कि सरकार बनने पर लीगल गारंटी के साथ एमएसपी लागू कर देंगे और अब चर्चा करने की बात कर रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि हरियाणा के शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी बात कह दी। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक है, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में, हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। इधर किसान नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, उधर हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन की पूरी तैयारी कर ली है। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर 13 फरवरी से बंद। किसानों ने ऐलान किया है कि जब शंभू बॉर्डर खुलेगा तो वो फिर से दिल्ली कूच करेंगे। 10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोगों को हो रही असुविधा का हमें ध्यान है, लेकिन बॉर्डर के दूसरी तरफ पंजाब में सैकड़ों बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रॉली मौजूद हैं जो दिल्ली जाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या अगर वो बिना ट्रैक्टर के दिल्ली आते हैं तो आपने क्या उनसे बात करने की कोशिश की? क्या आपने उनके भरोसे को जीतने की कोशिश की? अगर आप बात करने के लिए मंत्री भेजते हैं तो किसान समझेंगे कि वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, किसी दूसरे को भेजने की क्यों नहीं सोच रहे? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम इस सुझाव को सरकार के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एक ऐसा व्यक्ति भेजना होगा जिस पर दोनों पक्ष भरोसा कर सकें। आप नेशनल हाईवे को कब तक बंद रख सकते हैं? एसजी तुषार मेहता ने कहा कि किसान दिल्ली आए, इससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन टैंक, क्रेन और जेसीबी के साथ आने से परेशानी होती है। 500-600 से ज्यादा गाड़ियां जिन्हें बख्तरबंद टैंक जैसा बना लिया है, बॉर्डर पर हैं। ये कोर्ट को बताया है तुषार मेहता ने। अगर उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति दी गई तो कानून और व्यवस्था की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार की तरफ से पंजाब या हरियाणा का कोई कृषि एक्सपर्ट भेजा जा सकता है? एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इसके बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा। तो ये सारी बातें आज कोर्ट में हुई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पेश वकील कह रहे हैं कि भैया वहां पर स्थिति जो है वो अच्छी नहीं दिख रही, वहां पर अजीब अजीब तैयारियां हो रखी हैं। अच्छा, शंभू बॉर्डर की लेटेस्ट तस्वीरें भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शंभू बॉर्डर पर जमा किसानों और ट्रैक्टर ट्रॉली का जिक्र हुआ था। ये तस्वीरें आप देखिए, लाइन से ट्रैक्टर खड़े हैं, ट्रॉलियां खड़ी हैं, किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को ही घर बना लिया है। बॉर्डर तो फिलहाल खुल नहीं रहा, फिर भी किसान पूरी तैयारी के साथ यहां जमे हुए। कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में एसी और कूलर लगे हुए हैं, यानी हर मौसम का सामना करने के लिए किसान तैयारी करके बैठे हैं। किसानों का कहना है कि 1 साल का राशन लेकर वो शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हुए। कुछ ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके कमरे की शक्ल दे दी गई है। मजबूती के लिए चारों तरफ मेटल शीट लगा दी गई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि किसानों ने कितनी पुख्ता तैयारी कर रखी है।
हालांकि हमारे रिपोर्टर जो गए उन्हें बहुत ज्यादा अंदर तक जाने नहीं दिया गया और उन्हें रोक दिया गया। एक बार देखिए वहां से रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बॉर्डर खोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बॉर्डर की दूसरी तरफ करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हुए हैं और बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, वॉर टैंक की तरह बनाए गए हैं। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, ये देखने के लिए हम शंभू बॉर्डर पर पहुंचे तो आप देखिए ट्रैक्टर यहाँ जरूर खड़े हैं, बड़ी संख्या में खड़े हैं और इनकी तादाद भी करीब 500 के आसपास बताई जा रही है। मैं अगली क्लास। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के पहले सीएम योगी का क्या नया प्लान? आपस में भिड़ने वाले हैं राहुल और अखिलेश। राहुल की जयकारे से क्या अखिलेश यादव का दम घुटने लगा है? योगी का बुलडोजर आज फिर चला और कैसे बवालियों के होश ठिकाने लग गए, अब इसका क्या? उत्तर प्रदेश में अलग ही लेवल की राजनीति चल रही है। सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव में जो कमियां थी वो दूर करना शुरू कर दिया और इसकी झलक 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में दिख रही है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का अलग ही खेल चल रहा है। उपचुनाव में अखिलेश यादव के दांव से कांग्रेस हैरान परेशान दिख रही है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अखिलेश यादव के दिमाग में चल क्या रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी की 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस हवा में उड़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव के एक बयान ने कांग्रेस के गुब्बारे में छेद कर दिया। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में कई बड़े उलटफेर दिखाई दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद पूरी तरह से तैयार हैं और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लिए भी ये उपचुनाव किसी एग्जाम से कम नहीं। बीजेपी से लड़ने से पहले इंडी गठबंधन को आपसी खींचतान को तो खत्म करना होगा। आपको अखिलेश यादव और कांग्रेस में चल रही दिलचस्प लड़ाई के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए उपचुनाव में क्लीन स्वीप के लिए योगी आदित्यनाथ किस तरह खटाखट और फटाफट अंदाज में एक्शन ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन के बाद जिन वजहों को यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह बताया गया, सीएम योगी उसे सुधारने में जुट गए। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से यूपी में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की खूब चर्चा हुई। लिहाजा सीएम योगी अब इस सिस्टम को सुधारने की ठान चुके, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ राज्य के हर मंडल में जाकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों से मिली फीडबैक के बाद सीएम योगी ने क्या एक्शन लिया है वो भी देखिए। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि समस्याओं की सुनवाई में समझौता नहीं होना चाहिए। सीएम ने साफ कर दिया कि एसडीएम और तहसीलदार अपनी ही तहसील में रहकर काम करेंगे। मंडल आयुक्त और जिलाधिकारियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारियों को 7 दिन के अंदर इसका सर्टिफिकेट देना होगा कि एसडीएम और तहसीलदार अपनी अपनी तहसीलों में रहकर काम कर रहे हैं। जांच के दौरान जो अधिकारी अपनी तहसील में नहीं मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी लोकसभा चुनाव के दौरान जिन जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उदासीनता थी, नाराजगी थी, उन सबको दूर किया जा रहा है। उपचुनाव में बीजेपी नए जोश के साथ उतरेगी माना जा रहा है। बीजेपी उपचुनाव जीतकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है। सुनिए अफसरशाही को टाइट करने के लिए योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर उनके मंत्री दानिश अंसारी ने क्या कहा है। फिर आपको माफिया मुक्त यूपी को लेकर योगी के एक्शन की तस्वीर और क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच तनातनी की खबरें हैं, इसके बारे में बताऊंगा। धरातल पे हम जनता के बीच में जाके काम करते हैं। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अलग अलग जनपदों में जाके जनपदों के विकास कार्य की समीक्षा स्वयं ले रहा है। जनता ने जिस उम्मीद से हमें चुना है, हम उस उम्मीद पर खरे उतरने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक तरफ अफसरशाही को टाइट करने के लिए योगी एक्शन में है, दूसरी तरफ माफिया मुक्त यूपी का अभियान भी जारी है। यह तस्वीरी यूपी के बरेली की, जहां मुहर्रम के मौके पर बवाल करने के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। इसी तरह बलिया में हत्या के आरोपी के अवैध निर्माण को भी बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। एक तरफ अपराधियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो जो लोग कह रहे थे कि अरे लखनऊ में बुलडोजर रुक गया, योगी कमजोर पड़ गए, कोई बुलडोजर नहीं रुका है बॉस। जिन लोगों के पास कागज थे, जो पीड़ित थे, उन पर बुलडोजर रुक गया। जो लोग बवाली थे उनके वो घर पर चल गया। अच्छा, मुठभेड़ में अपराधियों की धरपकड़ भी हो रही है। गोंडा में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश और हत्या के एक मामले में मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस बदमाश पर अपने साथियों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के एक नेता की हत्या करने का आरोप है। इसी तरह प्रतापगढ़ में भी पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद गैंगरेप के मुख्य आरोपी समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव की खामियों को दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोश में आई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अलग खींचतान चल रही है।
कांग्रेस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से सीट बंटवारे में बराबरी का हिस्सा मांगने लगी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह के बयान और तस्वीरें आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच राहुल और अखिलेश में बड़ा कौन वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई। लग रहा है कि यूपी में कांग्रेस को बराबरी का हिस्सा देना तो दूर, अब अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को टक्कर देने की तैयारी शुरू कर दी है। असल में अखिलेश को लगने लगा है कि वो दिल्ली से लखनऊ तक खाली हाथ रह गए और सारी लाइमलाइट राहुल गांधी को मिल रही है। इसलिए अब अखिलेश यादव साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि वो राहुल गांधी के पिछलग्गू नहीं है बॉस, बल्कि अपनी अलग लाइन खींच रहे हैं। क्योंकि भाई वो इस बार इंडिया अलायंस के स्टार हैं, यूपी में सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं। लेकिन भाई यहां तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो राहुल गांधी के अलावा किसी को हीरो बनने देता नहीं है। आज अखिलेश यादव आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी का समर्थन करने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गए, जो आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार के खिलाफ धरना देने पहुंचे। इसी तरह कल दिल्ली में बजट को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में इंडी गठबंधन की बैठक हुई, लेकिन अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल नहीं हुए, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि बैठक में पहुंचा। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव टीएमसी के इवेंट में शामिल होने कोलकाता पहुंच गए थे और उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मिलकर को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी थी। और यह किसी से छुपा नहीं है कि बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं देती। उससे पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेकर मुंबई गए थे और लोकसभा चुनाव में जीत का शक्ति प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने और मुंबई में हुए इसी शक्ति प्रदर्शन में अयोध्या लोकसभा सीट से जीतने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कह दिया था कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और अखिलेश का डंका पूरे देश में बजेगा। आप सुनिए अवधेश प्रसाद को, फिर आपको बताऊंगा यूपी में कांग्रेस ने उपचुनाव में कितनी और कौन सी सीटों पर दावेदारी ठोकी। कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत, जितनी सीट खाली हुई है सब सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और माननीय अखिलेश यादव का डंका केवल उत्तर प्रदेश में नहीं सारे देश में बजेगा। सारे देश में राहुल का डंका बचेगा या अखिलेश यादव का? अब ये लड़ाई धीरे धीरे लग रहा है शुरू हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि 10 की 10 सीट पे सपा जीतेगी। सपा जीतेगी मतलब सपा लड़ेगी, यानी कांग्रेस को एक भी सीट देने का मूड नहीं है इन लोगों का। यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस 5 पे दावेदारी ठोके बैठी है। इन सीटों पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ, इन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि गाजियाबाद, सदर, खैर और फूलपुर 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। मझवा सीट संजय निषाद की निषाद पार्टी ने और मीरापुर सीट जयंत चौधरी की आरएलडी ने जीती थी, जो इस वक्त एनडीए के साथ थी। कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसे इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले, जिन पर बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टियां जीती थी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कांग्रेस की डिमांड पर अखिलेश यादव ने क्या क्या किया। अजय जी, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातें चल रही है? वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर बात कर रहा है। हम लोगों ने जो भाजपा की जो 5 सीट गठबंधन थी वो डिमांड की है, उसको मांगा है और कितनी सीट पर आगे चीजें आएंगी ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र और जो हरियाणा का है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी कह रही कि नहीं, हमको वहाँ पे टिकट दिया जाए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर। अब अस्तुष जी, वो मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कि कहाँ हरियाणा, पंजाब में कहाँ इनको लड़ना है, महाराष्ट्र में वो तय करेंगे। हम लोग अपनी जो 5 सीट थी बीजेपी और उसी गठबंधन की, उस पर हमने अपना डिमांड किया है और मुझे लगता है कि उसमें से हमें वो सीटें मिल जाएंगी। भले ही कांग्रेस यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से बराबरी का हिस्सा मांग रही है, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को एक भी सीट देने के मूड में नहीं दिख रहे। यही नहीं, अखिलेश ने तो इशारों में यह तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस जीती वो समाजवादी पार्टी के लोगों की वजह से जीती। आप सुनिए अखिलेश यादव को। कभी हम 3 लोकसभा के सांसद थे, हम लोग लड़े, सरकार से नहीं झुके। न केवल हम 37 एमपी जीते हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी 6 एमपी समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में जिताने का काम किया। तो जनता ये देखती है। यानी अखिलेश यादव कांग्रेस और राहुल गांधी को याद दिला रहे हैं कि यूपी में 6 सीट आपने नहीं जीती है, समाजवादी के लोगों ने जिताई है बॉस। हालांकि यूपी में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर और भी चर्चाएं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने सीटों को लेकर एक कंडीशन रख दी है।
समाजवादी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहती है। इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी दोनों राज्यों में कुछ सीटें चाहती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में सीट मिलने पर ही सपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीट देने का मन बना सकती है। अगर हरियाणा महाराष्ट्र में सीट नहीं मिली तो यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खटास आ सकती है। यानी कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स खेल तो रही है, लेकिन अखिलेश यादव भी पीछे नहीं। और ऐसा लगने लगा है कि अखिलेश यादव ये जो राहुल गांधी के जयकारे लग रहे हैं उससे थोड़ा परेशान से हो रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं हूं बॉस इंडी गठबंधन का हीरो जिसने यूपी में कमाल किया। कहां पड़े हो चक्कर। और लगता है अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ संबंधों में आने वाली इस खटास का अंदाजा हो चुका है। इसलिए यूपी में उपचुनाव से पहले उन्हें अचानक माफिया अतीक अहमद की याद सताने लगी। हालांकि अखिलेश यादव ने अतीक अहमद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यूपी में हो रहे बुलडोजर एक्शन और माफिया अतीक के एनकाउंटर का जिक्र करते हुए योगी सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश की। असल में यूपी की फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है, जिसे कभी माफिया अतीक अहमद का मजबूत गढ़ माना जाता था। माफिया अतीक अहमद साल 2004 में फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी फूलपुर लोकसभा सीट हार गई। हालांकि फूलपुर उस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को बीजेपी कैंडिडेट पर बढ़त मिली थी। इसलिए अखिलेश यादव को लगता है कि अतीक का नाम लेने से फूलपुर सीट पर उनकी जीत पक्की हो सकती है। लेकिन ये संकेत साफ साफ दिख रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के बीच घर्षण होता लग रहा है। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। सीएए का विरोध, लेकिन बांग्लादेशियों के लिए दरवाजे खोलने को तैयार है ममता बनर्जी। क्यों भाई? वोट बैंक के चक्कर में ममता का वो ऐलान जिसे बांग्लादेश ने ही ठुकरा दिया, और दुर्गा पूजा पंडालों पर ममता सरकार का वो फैसला जिससे हिंदू नाराज है। अब जरा बंगाल से ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपनी ही तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स में फंस गई। कुछ दिन पहले उन्होंने मुस्लिम वोटर को खुश करने के चक्कर में यह कह दिया कि पश्चिम बंगाल के दरवाजे बांग्लादेशी मुसलमानों को शरण देने के लिए खुले हैं। आप देखिए कि जो देने के लिए आए कानून सीए के खिलाफ हैं। हिंदुओं और सिखों को सुरक्षा देने वाले सीए और देश से घुसपैठियों को निकालने वाले एनआरसी जो आया भी नहीं उसका विरोध कर रही हैं। इन कानूनों के विरोध में कहती हैं कि खून बहा देंगे, लेकिन बंगाल में सीए एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। वो ममता बनर्जी आज बांग्लादेशी मुसलमानों को बंगाल में बुलाने का खुला ऑफर दे रही हैं। ममता बनर्जी के सियासी पैंतरे से भले ही उनका वोटर खुश हो जाए, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने ही इस पर आपत्ति जता दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी बांग्लादेश के लोगों में कंफ्यूजन फैला रही हैं और भारत सरकार को इस मामले को देखना चाहिए। ममता बनर्जी का यह बयान सिर्फ एक वोट बैंक वाली सियासी साजिश नहीं, बल्कि देश के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का पूरा बयान दिखाता हूं। दरअसल कुछ दिन पहले बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में एक हिंसक आंदोलन हुआ, जिसमें 140 लोगों की मौत हो गई। इस पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली में कहा कि मैं बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो दूसरा देश है। इस बारे में भारत सरकार बोलेगी, लेकिन अगर बांग्लादेश से असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाते हैं तो हम उन्हें आश्रय देंगे। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है कि अगर कोई मुसीबत में है तो पड़ोसी देश मदद कर सकता है। गजब की बात है। हिंदू पाकिस्तान में मुसीबत में है, सिख मुसीबत में है, वो कहीं और नहीं जा सकता भारत छोड़कर, तो सीए का विरोध होता है। लेकिन बांग्लादेश के लोगों के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं कि भाई अरे कोई मुसीबत में है, यूएन कहता है कि भाई मदद करनी चाहिए। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और उसके तुरंत बाद कहती हैं कि बांग्लादेशियों को शरण दे देंगे। दरअसल ममता बनर्जी का यह बयान पूरी तरह मुस्लिम वोटर को ध्यान में रखकर दिया गया लगता है, क्योंकि वो ना तो भारत सरकार की विदेश मंत्री हैं और ना ही विदेश मंत्रालय की कोई प्रवक्ता। वो सिर्फ एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और उन्हें इस तरह के संवेदनशील इंटरनेशनल मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। वो नहीं खोल सकती बंगाल के दरवाजे भाई कि आओ आओ आ जाओ। इंडिया खोल सकता है, भारत खोल सकता है कि कौन आएगा भारत के बॉर्डर पार करके। ममता बनर्जी थोड़ी कर सकती है, उनको पता नहीं है क्या? सब पता है उनको। और इसलिए बांग्लादेश की सरकार ने ममता बनर्जी के बयान पर आपत्ति जता दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनकी टिप्पणियों ने भ्रम पैदा किया और इससे लोगों के गुमराह होने की गुंजाइश है। इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है। यानी जिस बांग्लादेश के अंदरूनी मामले में भारत सरकार दखल नहीं दे रही, उसमें ममता बनर्जी बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत बुला रही है।
बांग्लादेश के लोगों को भारत बुला रही हैं। वैसे ही आज की तारीख में पूरा बंगाल बांग्लादेश में आए शरणार्थियों की वजह से डेमोग्राफी के संकट से जूझ रहा है, ये आरोप लगते हैं। खुद बांग्लादेश से आए लाखों लोगों का अब तक भारत की जो आए उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली। ऐसे में ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को बंगाल में क्यों बुला रही हैं भाई? ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती हैं कि इस तरह वो किसी भी बांग्लादेशी को बंगाल में कानूनी तौर पर शरण नहीं दे सकती, क्योंकि यह मामला पूरी तरह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंदर आता है। और दूसरी बात, बांग्लादेशी मुसलमानों को बुलाने के लिए ममता बनर्जी जिस यूनाइटेड नेशन समझौते की बात कर रही है उसमें भारत शामिल ही नहीं है। दरअसल यूएन ने यूरोप के शरणार्थियों के लिए 1951 में एक प्रस्ताव पारित किया। इसे द रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 कहा जाता है। इसे 1954 में लागू किया गया। इस समझौते के तहत इंटरनेशनल लेवल पर शरणार्थियों की सुरक्षा और अधिकार दिए जाते हैं। 1967 में इसमें संशोधन करके दुनिया के 190 देशों में से 140 देशों ने इस पर साइन किए, लेकिन भारत ने इस समझौते पर साइन नहीं किए। इसलिए यूएन के प्रस्ताव के तहत भारत किसी को नागरिकता नहीं देता है। हालांकि भारत में शरणार्थियों को लेकर अपने नियम कानून है, जिसके तहत भारत के लोगों को शरण देने का प्रावधान है भारत में, लेकिन राज्यों के पास किसी भी विदेशी शरणार्थी को स्टेटस देने का या शरण देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी ममता बनर्जी अगर यह कहती हैं कि बांग्लादेशी पीड़ित यहां आ सकते हैं, तो भाई आरोप तो लगेंगे कि यह मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी खुद को मुसलमानों का हितैषी साबित करने में लगी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और दूसरे देशों से जान बचाकर आए हिंदुओं, सिखों, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने की बात आती है तो वो भड़क जाती है। सीए और एनआरसी जैसे कानूनों का विरोध करने लगती है। लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल में ममता बनर्जी ने कहा कि हम यूसीसी स्वीकार नहीं करेंगे, आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, हम रॉयल बंगाल टाइगर की तरह हैं और देश के लिए खून बहाने को तैयार हैं। मई में एक चुनाव रैली में उन्होंने कहा कि सीए और एनआरसी एक साजिश है और इसे बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की बात आती है तो उनका हृदय पिघल जाता है। उनके लिए बांग्लादेश में जो पीड़ित हैं वो असहाय हो जाते हैं। ममता बनर्जी के इस सियासी बयान से देश के लिए किस तरह खतरा हो सकता है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। दरअसल भारत के बॉर्डर बहुत पोरस इलाके हैं, यानी बॉर्डर पर ज्यादातर हिस्से में पहाड़, पानी और उबड़-खाबड़ रास्ते हैं। बॉर्डर की सुरक्षा करना बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इन बॉर्डर से शरणार्थी बुलाए जाते हैं तो 3 सबसे बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। वहां के रहने वाले लोगों के लोकल संसाधनों पर कब्जा होना शुरू होगा। हालांकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की वजह से पूरा बंगाल ऑलरेडी संघर्ष कर रहा है, यह आरोप लगता है। इसके अलावा जनसंख्या बढ़ने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और विदेश नीति, बॉर्डर सिक्योरिटी पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बिना सोचे समझे शरणार्थियों को पनाह देने से किस तरह असर पड़ता है, इसे जर्मनी और तुर्की के उदाहरण से समझा जा सकता है। आईएमएफ की एक स्टडी के मुताबिक 2015 में बड़ी संख्या में शरणार्थी सीरिया, अफगानिस्तान और इराक से जर्मनी और यूरोप के देशों में पहुंचे। इन शरणार्थियों के आने से जर्मनी का सालाना खर्च 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। इसके अलावा जर्मनी की कानून व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा। 2015-16 में जर्मनी में हिंसक अपराध 10% बढ़ गए। इन अपराधों में शरणार्थियों की भूमिका 90% बताई गई। इसके अलावा इसी दौरान तुर्की में शरणार्थियों के आने से हर साल अपराध के मामले 1.5 लाख बढ़ गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर देश अपने यहां शरणार्थियों को घुसने नहीं देते। आपको कुछ देशों का उदाहरण देता हूं, जैसे चीन, जहां की आबादी करीब 142 करोड़ है, लेकिन वहां शरणार्थी कितने हैं? 526, 10 साल। जापान, आबादी है 12 करोड़, शरणार्थी कितने हैं? 16,150। साउथ कोरिया, आबादी है 5 करोड़, शरणार्थी हैं 16,112। भारत, कुल शरणार्थी हैं 4,05,000 और रजिस्टर्ड शरणार्थी हैं 2,13,000। और 2 लाख की तो खबर ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि अरब देशों में सीरिया और गाजा से गए लोगों को वीजा नहीं मिलता है। युद्ध की वजह से इन देशों से आने वाले लोग अरब देशों में श्रमिक अप्रवासियों के रूप में स्वीकार किए गए, लेकिन उन्हें शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन हमारे यहां कुछ नेता वोट बैंक के चक्कर में शरण देने को तैयार है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आज ममता सरकार ने एक ऐसा फैसला कर दिया जिससे हिंदुओं में बड़ा गुस्सा और नाराजगी। दरअसल नवरात्रों में पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा पंडाल लगाए जाते हैं। यह हिंदुओं की आस्था और परंपरा का बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन इसे लेकर ममता सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया। अब पूजा पंडाल बनाने से पहले पुलिस को पंडाल की थीम के बारे में जानकारी देनी होगी, यानी अब पुलिस की मंजूरी के बाद ही थीम पंडाल बनेगा। इसके अलावा पंडाल बनाते वक्त आयोजकों को सभी धर्मों का ध्यान रखना होगा। दरअसल पिछले साल कोलकाता में अयोध्या के राम मंदिर थीम पर पंडाल बनाया गया था, जिससे बंगाल में सियासी बवाल हो गया।
इसलिए बीजेपी का आरोप है कि अपने मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए ममता सरकार ऐसे फैसले ले रही है। यह बीजेपी आरोप लगा रही है, लेकिन चीजें चल रही हैं, मामला चल रहा है। बंगाल में शरणार्थियों वाली आफत आएगी या नहीं, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन पाठशाला में अब बात आसमानी आफत, बाढ़ बारिश का वो कहर जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए देश में क्या हो रहा है। इस बार मानसून में लगातार हो रही बारिश आफत बन गई। आधा हिंदुस्तान राहत देने वाली बारिश से बेहाल है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है। मैदानों में उफनती नदियां जानलेवा बनी। समंदर में चल रही तेज हवाएं और लहरें डरा रही हैं। यूपी से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश तक हजारों गांव टापू बने हुए हैं। शहर शहर समंदर नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते देश में क्या हो रहा है उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है, प्रशासन मुस्तैद है, इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही की हदें पार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह की तस्वीर देखिए, जहां उफनते नाले को पार करने के चक्कर में 2 बाइक सवार उसमें बह गए। वो तो गनीमत रही कि थोड़ी दूर जाकर दोनों किनारे लग गए। जरा एक बार तस्वीर दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे दोनों जो है वो फंस गए। कटनी की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। हर तरफ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। खेत खलियान मकान दुकान सब डूबे नजर आ रहे हैं। बाढ़ से बचने के लिए कई लोगों ने अपने घरों की छतों को ही ठिकाना बना लिया है। इस बीच 2 किसान खतरा भांपने में गलती कर गए और बाढ़ के सैलाब में बहने लगे। किनारे खड़े लोगों से दोनों किसान मदद की गुहार लगाते दिखे, लेकिन सैलाब की रफ्तार के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई। कैसे मदद करने जाएं? कटनी से ही लापरवाही की एक और तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद कटनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी पुल के ऊपर तक आ गया, लेकिन इसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। इस स्थिति में अगर कोई हादसा होता है और लोगों पर आफत आती है तो बताइए क्या होगा। बाढ़ की सबसे बड़ी आपदा इस वक्त गुजरात झेल रहा है और इस आपदा में देवदूत बने हुए हैं रेस्क्यू में लगे जवान। तस्वीरें कच्छ की हैं, जहां लूनी गांव में आई बाढ़ के बाद नदी की तेज धार में 5 लोग फंस गए। सूचना मिलने पर पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बोट और रस्सियां लेकर रेस्क्यू टीम कुछ ही देर में गांव तक पहुंची और टॉर्च की रोशनी में सभी 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। गुजरात में आसमानी आफत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं टूटी, जंगली और पालतू जानवरों के लिए भी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। नदी में 1-2 नहीं बल्कि 9 भैंसें एक साथ बह गईं। भैंसें वैसे तो पानी में तैर सकती हैं, लेकिन यहां पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि भैंसों की जान नहीं बच पाई। पुल के ऊपर खड़े लोग भी लाचार थे, क्योंकि भैंसों को सैलाब से बाहर निकालना किसी के बस की बात नहीं। तो यह हालत इस वक्त देश में हो रही है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.